हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। हमारे इस चैनल पे फिजिक्स ही तो है, इट्स सिंपल एंड इजी। देखो बेटा, 2 क्लासेस हो चुकी हैं फिजिक्स की और उसके अंदर अभी तक हमने ये पढ़ा है कि सर बात फिजिकल क्वांटिटीज की थी हमने, फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज की थी हमने, फिर हमने यूनिट्स जानी थी कि यूनिट्स की इंपॉर्टेंस क्या है, यूनिट्स क्यों बनती हैं। फिर हमने देखा था कि सर यूनिट्स जो हैं, अगर हम देखा जाए तो फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स होती हैं और बेसिक यूनिट्स होती हैं। उनके अलावा जो बाकी यूनिट्स हैं वो हम डिराइव्ड क्वांटिटीज की बनाई जा सकती हैं। कैसे बनाते हैं वो हम सीख चुके हैं। अब जो आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है बेटा, वो आपको पढ़ना है डायमेंशनल एनालिसिस। तो टॉपिक का नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, आप भी नोट कर लेना बेटा। अब जो नया टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। बेटा डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ने के लिए याद रखेंगे कि कम से कम एक क्वेश्चन हर कंपटीशन में, मिनिमम एक क्वेश्चन, 2 भी आ जाते हैं, कम से कम एक क्वेश्चन हर कंपटीशन में। और सीबीएसई में 100% कोई ना कोई 1 या 2 क्वेश्चन आपके डायमेंशनल एनालिसिस से आते ही आता है। बड़ा इजी टॉपिक है, बड़ा इजी टॉपिक है, पर ये इजी होने की वजह से ना लोग इसको छोड़ देते हैं, तो इसकी वजह से कभी कभी गलत हो जाता है। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चे, डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर अगर आपको डायमेंशनल एनालिसिस को समझना है तो आपको जानना पड़ेगा कि डायमेंशन क्या होती है। डायमेंशनल एनालिसिस को पढ़ने के लिए आपको जानना पड़ेगा डायमेंशन क्या होती है। तो डायमेंशन क्या होती है वो हम सीखेंगे। डायमेंशन क्या होती है अगर ये सीखना बच्चे, तो आपको देखेंगे, मैं आपको एक बात बताता हूं कि डायमेंशन क्या होती है, फिर आप समझेंगे कि देखिए सर, अगर मैं कहूं कि एक चीज है एरिया और एक चीज है वॉल्यूम, मैं आपसे कहूं कि एरिया जो है वो किन बेसिक क्वांटिटीज से मिलकर बना है, आप कहोगे सर ये क्या है, थोड़ा समझाता हूं, सुने। आप सब कुछ भूल जाए बस इस पर ध्यान दें। जो एरिया है उसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। बताओ होता है कि नहीं? यही होता है। अगर मैं कहूं लेंथ की यूनिट क्या है तो आप कहोगे सर देखो लेंथ की यूनिट है मीटर। मैं कहूं ब्रेड्थ की यूनिट क्या है, आप कहोगे सर मीटर। तो बेटा क्या ये मीटर इंटू मीटर, क्या ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा? हाँ, कौन सी बहुत बड़ी बात है, यही तो एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर यही हम वॉल्यूम की बात करें, अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो बेटा क्या वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट की वजह से क्या मीटर क्यूब हो जाएगा? आप कहोगे हाँ। अब जरा ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूं। सोचो कि क्या एरिया वो जो 7 फिजिकल क्वांटिटीज पड़ी थी उनसे ही मिलकर बना है, उनमें से किसी से? आप कहोगे हाँ। मैं अगर आपसे पूछूं कि जो एरिया बना है उन 7 में से बना है, तो उन 7 में से किससे बना है? क्या टाइम से बना है? क्या मास से बना है? क्या टेम्परेचर से बना है? नहीं। आप कहोगे देखो सर एरिया है, मीटर इसकी यूनिट है, तो क्या लेंथ से बना होगा? हाँ। अच्छा, अगर मैंने कह रहा हूं कि एरिया लेंथ से बना है, तो बताओ लेंथ की कितनी बार मल्टीप्लाई करने से बना? लेंथ की कितनी बार मल्टीप्लाई करिए? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार? आप कहोगे सर देखो एक चीज मीटर में नापी तो एक बार तो लेंथ यहां यूज हुई होगी, फिर इनटू एक और बार लेंथ मीटर में नापी तो लेंथ एक और बार यूज हुई होगी। कहने का मतलब यह है क्या मीटर स्क्वायर में मीटर 2 बार यूज हुआ है? क्या कहना ही चाह रहे हो मीटर का मतलब क्या लेंथ आपकी 2 बार यूज हुई है? आप कहोगे हाँ। तो बेटा इसकी फिजिकल क्वांटिटी जिससे ये बना है उसकी कितनी पावर से ये यूज हुआ है उसे ही डायमेंशन कहते हैं। अभी इतनी आसान नहीं से समझ में नहीं आएगा, फील आएगी अभी थोड़ी देर में, बस सुनते रहो। मैं कह रहा हूं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी जैसे एरिया है, अब ये फिजिकल क्वांटिटी कुछ ना कुछ बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज से बनी होगी। आप कहोगे हाँ। वो जो बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज आपने 7 सीखी हैं, वो क्वांटिटीज में इस वाली क्वांटिटी को तोड़ो। जब मैं उसे तोड़ के लाया तो मैंने देखा सर जो मीटर आया ना, मीटर जो है लेंथ से बनता है। क्या ये कहो कि मीटर लेंथ की यूनिट होती है? तो सर लेंथ कितनी बार, 1 बार कि 2 बार? आप कहोगे सर 2 बार। तो कोई भी क्वांटिटी किसी फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी के कितनी की पावर पे डिपेंड करता है, इसे ही डायमेंशन कहते हैं। एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको यहाँ पे लिखी हुई मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे वीडियो में आपके एग्जैक्ट डेफिनेशन आ रही होगी जो आपको कॉपी में लिखनी है, पर एग्जाम में कभी भी ये नहीं आता कि व्हाट डू यू मीन बाय डायमेंशन, व्हाट डू यू मीन बाय डायमेंशंस, कभी नहीं आएगा। एग्जाम में क्या आएगा? एग्जाम में आएगा कि सर आपके पास वॉल्यूम ये रही, इस वॉल्यूम की डायमेंशन आपको बतानी होगी। तो कैसे करते हैं वो मैं सिखाऊंगा। मैं अभी आपको फीलिंग दिला रहा हूं कि आखिरकार डायमेंशन होती क्या है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी उसके बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी में तोड़ने के बाद उसकी कितनी पावर पे डिपेंड करती है, इसे ही कहा जाता है उसके डायमेंशन। मोटा मोटी अगर कहें, एरिया की डायमेंशन लेंथ की पावर 2 है। अभी थोड़ा और बेसिक क्लियर करते हैं। मान लीजिए वॉल्यूम, वॉल्यूम की डेफिनेशन मीटर, सॉरी वॉल्यूम की जो यूनिट है वो मीटर क्यूब होती है। अब मैं आपसे कहूं कि बताओ ये जो मीटर क्यूब है, ये जो वॉल्यूम है, वो जो 7 फिजिकल क्वांटिटीज कल आपने पढ़ी थी, टाइम, लेंथ, मास, टेम्परेचर, उनमें किस में डिपेंड करता है? क्या टाइम पे करता है?
क्या टेम्परेचर में करता है? आपको भी नहीं सर, कहाँ है इसमें टाइम, कहाँ है इसमें टेम्परेचर? इसमें तो मीटर क्यूब यानी कि इसमें तो लेंथ आ रही है। अच्छा लेंथ कितनी बार आ रही है? एक बार कि दो बार कि तीन बार? बोलो बोलो, क्या आपके मन के अंदर से फील आ रही है सर ये मीटर क्यूब है, इसका मतलब क्या 3 बार मीटर आया होगा? क्या इसका मतलब 3 बार लेंथ को मल्टीप्लाई किया होगा? क्या इसका मतलब लेंथ की पावर अब की बार 3 रही होगी? तो इधर डायमेंशन लेंथ की पावर 2 है, इधर डायमेंशन एल की पावर 3 है, बस। अच्छा जब आप डायमेंशन लिख रहे हैं तो एक ऐसे करके ब्रैकेट, इसे कहते हैं रेक्टेंगल ब्रैकेट, रेक्टेंगल ब्रैकेट लगाना जरूरी है। रेक्टेंगल ब्रैकेट लगा के ही ये सिग्निफाई होगा कि आप फॉर्मूला नहीं लिख रहे, आप डायमेंशन लिख रहे हो। नहीं तो लोगों को लगेगा क्या पता आप नया फॉर्मूला लिख रहे हो। समझ में आ गया? थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा, कोई कोई कह रहा होगा सर थोड़ा थोड़ा आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा थोड़ा आया। अब आपके एग्जाम में क्या एप्लीकेशन, ये तो मैंने आपको कोशिश करी समझाने की, फील लाने की। अब जब मैं आपसे कहूंगा ना ये रहा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, बताओ आपको आंसर आता है कि नहीं आता? तो सबको आंसर आएगा। तो ठीक है, देखिए आपके एग्जाम में क्या आएगा, आपके एग्जाम में आने के लिए मैं आपको एक चीज याद दिला दूं कि इस तरीके से आएगा आपके एग्जाम में। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन लिखा होगा राइट द डायमेंशन या फाइंड द डायमेंशन, राइट द डायमेंशन ऑफ, ऐसे करके क्वेश्चन लिखा होगा। फिर नंबर 1, मतलब इतना इजी नहीं आएगा, पहले बता दूं, जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इतना इजी नहीं आएगा, और भाई शुरुआत तो करनी है ना। वहां पे सबसे पहला सबसे बेसिक क्वेश्चन लिखा होगा राइट द डायमेंशन ऑफ, वो कहेगा स्पीड। स्पीड की डायमेंशन पूछ रहा है, बताइए कैसे करें? सर क्या करेंगे, अब मेरे से समझें कि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है डायमेंशन निकालने के लिए। स्पीड आपसे पूछ रहा है, स्पीड की डायमेंशन अगर पूछी है तो सबसे पहले स्पीड की यूनिट लिखो। यूनिट लिखनी कैसे निकालेंगे या कैसे लिखते हैं वो तो कल सीख चुके ना। स्पीड की यूनिट आपको याद होनी चाहिए कि मीटर पर सेकंड होती है। अगर यूनिट लिखनी नहीं आती है तो फर्स्ट वीडियो देखो, सेकंड वीडियो देखो, फर्स्ट नहीं सेकंड। सेकंड में यूनिट्स कैसे निकालते हैं मैंने सिखाया है। तो अगर आपको ये देखना है कि स्पीड की डायमेंशन, तो फर्स्ट स्टेप है कि स्पीड की यूनिट लिखो। जब आपने यूनिट लिख दी तो अब आप इस तरीके से समझेंगे कि 3 चीजों का आप ध्यान देना है, मास, लेंथ, टाइम। क्या ये होती थी? सबसे पहले मास था, फिर लेंथ था, फिर टाइम था। फिजिकल क्वांटिटी सोचो, फंडामेंटल वाली, मास, लेंथ, टाइम। क्या उसके बाद टेम्परेचर हुआ करता था जिसको हम केल्विन से कहते थे। फिर क्या उसके बाद ऐसे ही करंट होता था, आगे आगे जाते थे। बाकियों से मतलब नहीं। आपके कोर्स में m है यानी कि मास, l है यानी कि लेंथ, और टाइम है यानी कि t। अब फुल फॉर्म लिखूंगा तो क्या फिजिक्स की कॉपी में बहुत ज्यादा बल्कीनेस नहीं हो जाएगी? इसलिए हमने क्या किया, हमने मास को m से डिनोट किया और ऐसे ब्रैकेट लगा दिया। इसका मतलब ये है कि ये मास है, मैंने l को लिखा, लेंथ को l लिखा और ऐसे ब्रैकेट लगा दिया, टाइम को t लिखा और ऐसे ब्रैकेट लगा दिया। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि मास डिनोट कर रहा है, ये लेंथ डिनोट कर रहा है, ये टाइम डिनोट कर रहा है। अब देखें बेटा वापस आते हैं, स्पीड की डायमेंशन लिखनी है, आपको ये बताना है कि स्पीड की डायमेंशन क्या होगी। तो यहां लिखा है मीटर पर सेकेंड। मीटर को ये सोच के बताओ कि जो 7 फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं फंडामेंटल वाली, उसमें से कहां पे फिट होगा? तो क्या टेम्परेचर में हो रहा होगा? क्या करंट में हो रहा होगा? नहीं सर, मीटर तो लेंथ की यूनिट होती है, तो लेंथ की यूनिट। तो बेटा मीटर, जहां मीटर लिखा था उसकी जगह लेंथ है, यानी कि मीटर का मतलब होता है लेंथ। फील आ रही होगी? अच्छा नीचे क्या है? एस। एस मतलब क्या था? सेकंड। सेकंड क्या मास होता है? सेकंड लेंथ होती है? सेकंड नहीं, टाइम होता है ना सेकंड। तो क्या सेकंड का मतलब मैं टाइम बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि डायमेंशन बता रहा हूं, डायमेंशन लिख रहा हूं, तो कैपिटल ब्रैकेट्स लगाएंगे, रेक्टेंगल ब्रैकेट। तो दिक्कत नहीं, आगे बढ़ेंगे। तो बेटा क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, क्योंकि ये अपॉन में है और पावर 1 है, कुछ पावर नहीं है ना, तो 1 है। तो ये ऊपर जाएगी तो पावर माइनस हो जाएगी। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? एल टी की पावर -1 लिख सकते हैं, बस आंसर। ये डायमेंशन, यही इसकी डायमेंशन, स्पीड की डायमेंशन आ गई। सो सिंपल। नहीं आया एक बार में, कोई बात नहीं, और करेंगे बेटा, और करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अगला देखिए, उतार ले, स्क्रीनशॉट लो, पॉज करो, उतारो, ठीक है। अगला देखिए, अगले में थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। क्वेश्चन यही है बेटा, फर्स्ट पार्ट कराया मैंने, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, अब ऐसे चलेगा। तो ये भी मिटा देते हैं, आप हेडिंग भी डाल चुके हैं, सब कुछ मिटा देते हैं ताकि मैं थोड़ा ज्यादा स्पेस कवर कर सकूं। चलिए देखिए, क्वेश्चन वही वाला था, पार्ट सेकंड है। अब के बाद डायमेंशन निकालनी है एक्सेलरेशन की। बहुत सारे बच्चों को आता होगा, पर कोई बात नहीं, जिन्हें नहीं आता है सीख तो रहे ना, वो भी सब कुछ हार्ड टफनेस पे भी पहुंचेंगे, पर बेसिक अच्छी तरह क्लियर होना चाहिए बेटा, टफनेस पे तब पहुंचेंगे। एक्सेलरेशन की निकालनी, तो बेटा एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? फर्स्ट टाइम क्या था बेटा, फर्स्ट स्टेप क्या था सर? पहले यूनिट लिखो। तो बेटा एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है,
यूनिट नहीं आती, कोई बात नहीं, कैसे निकालेंगे यूनिट पिछले वीडियो में सीखो, सेकेंड वीडियो में, ठीक है। देखिए सर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, जिससे यूनिट बनती थी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बेटा क्या मैं मीटर को एल लिखूं, एम लिखूं कि टी लिखूं, बस यही सोचना है। जो भी यूनिट्स आपके सामने हैं आपको ये सोचना है कि वो जो यूनिट है वो किस क्वांटिटी में फिट होती है। क्या मास में फिट होती है? क्या मीटर मास होता है? नहीं यार। क्या मीटर लेंथ होता है? हाँ, तो ठीक है ना, फिर मीटर के लिए एल लिख दो ना, लिख दिया ना अपॉन में। क्या सेकंड है? हाँ, बताओ क्या है सेकंड लेंथ में फिट होगा? नहीं, किस में फिट होगा? टाइम में फिट होगा ना, तो टी। अच्छा, क्या टी के पावर कितनी है आपके पास? क्या सेकंड की पावर 2 है? हाँ, तो क्या इसका मतलब टाइम 2 बार आया होगा? हाँ, तो क्या बेटा यहाँ पे टी जो है उसकी भी पावर 2 बार लिखनी पड़ेगी? हाँ बच्चे, तो यहाँ पे एल टी की पावर 2 हो जाएगा। अच्छा, क्या फिर से वही बात, क्या मैं इसे ऊपर ले जाके लिख सकता हूँ? क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ एल टी की पावर -2? हाँ, सो सिंपल। कौन सी बड़ी बात है, समझ में आया? अब एक बात और, आपको बहुत सारे को समझ में आ गया होगा, एक बात जो खास बताने की थी, सोचो इसके अगर मैं यहाँ पे लिखूं, अगर मैं ऐसे लिखूं कि 2 की पावर 1, तो बेटा किसकी वैल्यू क्या होगी? जब किसी की पावर 1 होती है तो जो बेस वैल्यू है यानी कि नीचे वाली, क्या उसका आंसर वही होता है? क्या 2 की पावर 1 की वैल्यू 2 होगी? हाँ, लेकिन अगर मैं यहाँ लिखूं 2 की पावर 0, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू क्या होगी? सर चाहे 2 की पावर 0 हो, चाहे 10 की पावर 0 हो, चाहे x की पावर 0 हो, चाहे किसी भी चीज की पावर 0 हो, क्या आंसर हमेशा 1 होता है? हाँ, तो क्या मैं ऐसे पूछूं आपसे कि बेटा m की पावर 0, डायमेंशन लिखिए m की पावर 0, तो क्या बेटा उसका आंसर 1 होगा? हाँ, तो कहना क्या चाह रहा था, समझे क्या करूं? अब समझो इससे क्या पता चलता है। इससे पता चल रहा है बेटा कि जब आपका एक्सेलरेशन आया और उसकी डायमेंशन ये आई, तो किसी किसी बुक्स में ये इस तरीके से भी मिलेगी, m की पावर 0 l t की पावर -2, किसी किसी बुक में। क्यों? क्योंकि सर m की पावर 0 को क्या मैं 1 लिख सकता हूं, और 1 इंटू समथिंग तो वही रहता है, तो क्या बेटा ये l t की पावर -2 ही लिखा है? आप कहोगे हाँ। फिर आप कहोगे सर ये लिखने की क्या जरूरत? कोई जरूरत नहीं, मैं खुद कह रहा हूं कोई जरूरत नहीं, इसलिए तो नहीं लिखी है। पर भाई अगर लिखा हुआ आ जाए कहीं पे तो गलत तो नहीं लिखा उसने? हाँ, गलत नहीं लिखा, फालतू लिखा हुआ। अब वो फालतू लिख रहा है तो आपको समझ में तो आना चाहिए फालतू लिखा, आप मत लिखो, आपको क्या जरूरत है? क्या बात समझे कि नहीं समझे? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आप कहो सर यहाँ m की पावर 0 है, ऐसे तो यहाँ करंट I, करंट के लिए आती है डायमेंशन I, ऐसे तो यहाँ I की पावर भी 0 लिख सकता हूँ। हाँ, इसे तो यहाँ 2 के अलावा जो 7 बची है 5, उन सबकी पावर 0 लिख सकता हूँ। हाँ, तभी तो नहीं लिख रहा मैं, ऐसे तो मैं सारे में यही भरता रहूंगा बस, इसलिए नहीं लिखता हूँ मैं। बाकी लेकिन अगर लिखा हुआ जाए तब तो समझ में आना चाहिए, इसलिए लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, छोटा सा डाउट आता है कभी कभी किसी किसी बच्चे के मन में, तो इसलिए मैंने बता दिया। आगे बढ़ते हैं, थर्ड बताओ, एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गई? नहीं, वेलोसिटी नहीं सर, स्पीड हुई। पर क्या स्पीड ही वेलोसिटी होती है अगर सीधे सीधे डायरेक्शन में चले? अगर आपको स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब आएगी जरूरत, जब डिफरेंस बताना होगा तब बताऊंगा। अभी तो हम क्योंकि बेसिक पढ़ रहे हैं तो आप इतना समझिए कि जो स्पीड होती है वही वेलोसिटी होती है कुछ कंडीशंस में। वो कुछ कंडीशंस क्या होती हैं उसे हम डिटेल में बाकी आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल नेक्स्ट चलते हैं मोमेंटम पे। पी से डिनोट करते हैं ना मोमेंटम। बताइए, आप बताइए, पॉज करिए, डायमेंशन बताइए मोमेंटम की। हाँ वेरी गुड। चलिए देखें सर मोमेंटम का फॉर्मूला लिखिए। सर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, mv, p इज इक्वल टू mv, मोमेंटम का फॉर्मूला। सर अब फॉर्मूला मुझे पता चल गया, अब मुझे क्या चाहिए? इसकी यूनिट ऐसे याद नहीं है। देखो एक्सेलरेशन की, वेलोसिटी की, इनकी यूनिट तो याद होती है, क्या पता मोमेंटम की यूनिट याद हो या ना हो? तो मोमेंटम की यूनिट बनानी पड़ेगी ना, और यूनिट कैसे बनाते हो तो कल सिखाया था ना, उसी को रिवाइज हो रहा है, एक बार देख लो जल्दी। सर p क्या होता है? mv, m क्या है? मास किस में नापेगा? kg में। v क्या है? वेलोसिटी किस में नापेगी? मीटर पर सेकंड में। बन गई यूनिट। अब जब यूनिट बन गई तो स्टेप क्या है? हर किसी चीज को ये सोचो कि वो मास है, वो लेंथ है, वो टाइम है, वो टेम्परेचर है, वो क्या है? आपके कोर्स में ज्यादातर या तो मास होगा या लेंथ होगा या टाइम होगा, ज्यादातर, और कोई चीज हो इसके चांसेस बहुत कम है। देखें केजी बताओ, मास में नपा होगा लेंथ में नपा होगा? सर केजी तो मास में नपा होगा ना, m। अच्छा m अगर कैपिटल में लिख रहा हूं तो बताओ पावर 1 या 2? सर एक ही तो है, 2 का है। ठीक है। स्मॉल m मतलब मीटर। बताओ मीटर मास की यूनिट होगी कि टाइम की? तो आप कहोगे सर लेंथ की होगी। क्या हम मास और टाइम की बात कर रहे हो? मैं कह रहा हूं यार सही तो है। अपॉन में क्या सेकंड टाइम? कैसे मैं ऐसे लिख सकता हूं सर m l, ये तो ऐसे जैसे ही t की पावर -1 और बड़ा सा ब्रैकेट लगा दो ताकि समझ में आए कि डायमेंशन ही लिखी है भाई, कुछ और नहीं लिखा। पता नहीं आया क्या? आ गया? उतारो।
जल्दी जल्दी नोट्स बनाते चलो, है ना। अब आपकी बारी फोर्स की डायमेंशन बताओ। सर यूनिट न्यूटन। अब न्यूटन से फोर्स की डायमेंशन बतानी है, पर प्रॉब्लम यह है कि सर सिर्फ न्यूटन से तो मैं पता नहीं लगा सकता ना डायमेंशन की, बेसिक यूनिट चाहिए। तो बेसिक यूनिट कैसे आएंगी सर? फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू एम ए, F इज इक्वल टू एम ए। एम क्या है यहाँ पे? मास। किस में नपेगा? केजी में। ए क्या है यहाँ पे? एक्सेलरेशन। किस में नपेगा? अभी तो सीखा था, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। शायद अब आप समझ पा रहे होंगे सर, केजी के लिए तो कैपिटल एम आ जाएगा, मीटर के लिए क्या आ जाएगा बेटा? एल अपॉन में सेकंड। क्या सेकंड स्क्वायर यानी कि टी का स्क्वायर। क्या बेटा? एम एल टी की पावर -2। देखो मैंने थोड़ा सा स्पीड बढ़ा ली, आपको भी बढ़ानी है ना। फोर्स की डायमेंशन आप याद कर लेना, क्योंकि फोर्स बहुत सारी जगह यूज होता है। फोर्स का फॉर्मूला W इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ऐसे ही फोर्स का फॉर्मूला बहुत जगह यूज होगा। कहना चाह रहा हूँ फोर्स का डायमेंशन आप याद कर लेना, याद हो जाएगी अपने आप। याद कर लेना मतलब ये नहीं कि आप घर बैठ के याद करो MLT-2 अपने आप याद हो जाएगी। ध्यान देना ज्यादा, बाकी किसी को ध्यान ना भी जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। फोर्स को ध्यान देना MLT-2, बाकी और कोई याद करने की जरूरत नहीं आपको, बाकी अपने आप याद हो जाएंगे। आगे चलते हैं बेटा, वर्क डन बताओ। वर्क डन की डायमेंशन, तो क्या वर्क डन की डायमेंशन हो जाएगी सर? वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ऐसे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने डिस्प्लेसमेंट लिख देता हूं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब बेटा जब मैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कह रहा हूं तो फोर्स की डायमेंशन, फोर्स की यूनिट क्या? न्यूटन। और न्यूटन तो फिर से यही लिखा जाएगा। तो क्या बेटा मैंने यहाँ पे ये लिख लूं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फोर्स के लिए, इंटू डिस्प्लेसमेंट। किस में नपेगा डिस्प्लेसमेंट? मीटर में कि केजी में? सर डिस्प्लेसमेंट है, मीटर में नपेगा ना। तो क्या सर ये मीटर और ये मीटर स्क्वायर हो गया, तो क्या हो जाएगा? केजी मीटर स्क्वायर अपॉन में एस स्क्वायर। देखिए क्या बेटा, केजी के लिए कैपिटल एम, मीटर के लिए क्या बेटा? एल स्क्वायर अपॉन में टाइम, क्या बेटा? टाइम के लिए टी स्क्वायर। क्या बेटा मैं इसे को ऐसे लिख दूंगा सर, एम एल की पावर 2 टी की पावर -2। सो सिंपल हो गया, नहीं आया समझ? आ गया? चलिए, अगर आपको समझ में आ गया है तो अब 2-3 क्वेश्चंस देता हूं होमवर्क के लिए, ट्राई करेंगे। 2-3 क्वेश्चंस देता हूं, ट्राई करेंगे होमवर्क के लिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। होमवर्क पर आप होमवर्क करोगे तो मुझे कैसे दिखाओगे? एक काम करते हैं, टेलीग्राम चैनल बनाएंगे। टेलीग्राम चैनल के ऊपर लिंक के जो मेरी वीडियो होगी उसके नीचे मैं उसका लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का, आप उसमें ज्वाइन करना और उसके अंदर मेरे को होमवर्क सेंड करना। जिसका होमवर्क में प्रॉब्लम होगी यानी कि जो गलती होगी वो मैं करेक्ट कर दूंगा, और बाकी जिनका सही होगा उनको नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसा तो फिर सही ज्यादा बच्चों का होगा, क्योंकि आसान है अभी तो, है ना। तो जिनको प्रॉब्लम होगी कोई, तो वो उस टेलीग्राम पे मैं आपको करेक्ट कर दूंगा। आगे देखते हैं, मैं होमवर्क दे रहा हूं बेटा, ज्यादा होमवर्क ज्यादा नहीं दूंगा, बस फिलहाल थोड़ा सा। पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था ना फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, मास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h हाइट। आपको इसकी डायमेंशन बतानी। सेकंड, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv²। हाफ तो हाफ होता ही है, m क्या होता है बेटा? मास, और v क्या होती है? वेलोसिटी। आपको इसका बताना। आगे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, डायमेंशन सिर्फ और सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी की होती है, नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती। नंबर की कहने का मतलब ये बेटा, मतलब ये कि मैं आपको काइनेटिक एनर्जी का निकाल के दिखाता हूं। इसे होमवर्क छोड़ देते हैं, इसे यहीं पे करते हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का अगर निकाल के दिखाना है तो सर ये 1/2 है मास किस में नपेगा? क्या केजी में, इंटू वेलोसिटी। बेटा वेलोसिटी किस में नपेगी? मीटर पर सेकंड में। अब बेटा स्क्वायर है तो क्या बेटा इसका भी स्क्वायर होगा? हाँ, इज इक्वल टू। अब मैंने कहा इसको डायमेंशन बदलने के लिए आप सोचेंगे कि 1/2 कौन सी कैटेगरी में आता है? साथ में मास है 1/2, केजी है, क्या लेंथ है, टाइम है। सर ये तो नंबर है ना, और नंबर तो फिजिकल क्वांटिटी होती नहीं है ना, नंबर तो मैथमेटिकल पार्ट है। नंबर कहां से क्वांटिटी होगी? यूनिट्स और क्वांटिटीज तो वो होती हैं, ये जो आप हाफ कह रहे हो, यूनिट्स और क्वांटिटीज तो फिजिकल क्वांटिटी होती है। अब ये कहां से आ गया? कहना क्या चाहते हैं, कोई भी नंबर की डायमेंशन नहीं होती। तो अगर आपके पास डायमेंशन का क्वेश्चन आएगा और कोई प्योर नंबर लिखा होगा, तो वो नंबर आपके लिए लिखा होना और ना लिखा होना सब बराबर है।
यानी कि मन मन में ये सोचूंगा कि ये है या नहीं है, मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। केजी के लिए आएगा कैपिटल एम, मीटर के लिए आएगा, अच्छा क्या है मीटर, और मीटर आएगा मीटर के लिए आएगा एल, सेकंड के लिए आएगा टाइम, और क्या बेटा ये स्क्वायर है। जो मेरी गड़बड़ हो गई ना बोलने में, ये यही बोलना चाह रहा था कि स्क्वायर को अंदर भी ले सकते थे, पर कोई बात नहीं, इस तरीके से ले लेते हैं। स्क्वायर का यानी कि एल स्क्वायर, और अपॉन में क्या है टी स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा तो क्या बेटा एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। नहीं आया समझ, कोई दिक्कत। अब पोटेंशियल एनर्जी का आप निकालेंगे। और एक बात याद करो, क्या काइनेटिक एनर्जी की यूनिट जूल होती है? क्या पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट भी जूल होती है? क्या वर्क डन की यूनिट भी जूल होती है? तो बेटा जब सबकी यूनिट जूल है तो क्या सबकी डायमेंशन सेम आनी चाहिए? हाँ, यूनिट सेम है तो डायमेंशन भी सेम होंगी, क्योंकि यूनिट से ही तो बनती है डायमेंशन, है ना। तो यूनिट सेम है तो डायमेंशन सेम होंगी। तो बेटा देखा ना, वर्क डन की जो डायमेंशन आई थी एम एल की पावर 2 टी की पावर -2 आई थी। तो देखो क्या काइनेटिक एनर्जी की भी वही आई है। हाँ, और मजे की बात यह है कि जब आप पोटेंशियल एनर्जी की निकाल के होमवर्क करोगे तो आपको पता चल जाएगा सही है या गलत है, क्योंकि उसकी भी यही आएगी। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हो या काइनेटिक एनर्जी हो, है तो एनर्जी, नपेगी तो जूल में ही। नहीं आ रहा समझ? आ गया, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब कहानी जब आगे बढ़ी तो प्रॉब्लम एक आई तुम्हारे मन में कि सर ये बात तो ठीक है कि आप डायमेंशन निकालना सिखा रहे हो, ये बात तो ठीक है कि स्पीड की डायमेंशन निकाल ली, ये बात तो ठीक है कि फोर्स की डायमेंशन निकाल ली, क्यों निकाले? मैंने कहा मतलब क्या है सर, हम यहाँ पे आपके पास आए हैं, डायमेंशन निकालना आप हमें सिखा रहे हो, क्यों सिखा रहे हो? अब मैं कहूंगा कोर्स में। अरे भाई तो कोर्स में क्यों दिया, क्या जरूरत है सीखने की? अकाउंट्स क्यों नहीं सीख रहे हम, ये क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि काम आना होगा। कहने का मतलब ये है अकाउंट्स अलग तरीके से काम आता है, वो उनके काम आता है जो अपने काम है। इसका मतलब ये नहीं कभी आप कहोगे मैं कह रहा हूं अकाउंट्स काम नहीं आता, वो उनके काम आएगा जो अकाउंट सीख रहे हैं। कहने का मतलब ये बेटा कि मुझे एप्लीकेशन सीखनी है, और हमारा चैनल ज्यादा से ज्यादा इसी चीज पे फोकस करता है कि फिजिक्स अप्लाई कहां हो रही है। जितनी ज्यादा एप्लीकेशन होगा, क्या तू ही सोच, उतना ज्यादा फिजिक्स का फील आएगा। फील का फील कह रहा था सॉरी, देखें मैं ये कह रहा हूं कि जितनी ज्यादा आपकी दुनिया में इसकी एप्लीकेशन होती हुई आपको दिखाई देगी, जितना ज्यादा यूज आपको मिलेगा, क्या उतनी ज्यादा फिजिक्स को पढ़ने में इंटरेस्ट और फीलिंग आएगी। इसीलिए मेरा फोकस रहता है कि ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन पे ध्यान दें, प्लस कोर्स तो अपने आप कवर होता है फिर जब एक बार मजा आने लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फालतू का ज्ञान देने लगा था मैं सो सॉरी। देखिए बच्चे, बात यह है कि आपको जो सीखना है ना नेक्स्ट, वो सीखना है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। मतलब जो डायमेंशन हमने पढ़ी हैं उनका यूज कहां होता है। अगर आपको ये सीखना है कि जो डायमेंशन आपने पढ़ी है उसका यूज कहां होता है, तो उसे सीखने के लिए मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूं, एक लिस्ट बना देता हूं कि जो आपकी डायमेंशन की यूजेस आपके कोर्स में हैं वो 3 है। 3 यूजेस है। ये हेडिंग नहीं डलेंगी इनकी, ये हेडिंग नहीं है, पर मैं आपको पहले से बता रहा हूं ताकि आपका सिलेबस समराइज हो कि आपके दिमाग में माइंड मैप बैठ जाए। माइंड मैप का मतलब ये है कि जैसे मुझे बिना बुक उठाए बिना कॉपी उठाए एक एक टिप्स पे सारी चीजें याद रहती हैं, इसके बाद ये पढ़ाना है, इसके बाद ये पढ़ाना है, इसके बाद ये पढ़ाना है, ऐसे ही आपको अपना कोर्स याद रहेगा, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। ठीक है, चलिए सुने सर। देखिए एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स के अंदर कोई भी पीछे और कोई भी आगे, कोई भी चीज पहले कोई भी चीज बाद में पढ़ सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स नहीं, सॉरी, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस के अंदर 3 यूजेस आते हैं या 3 एप्लीकेशंस आती हैं, जिसमें से पहली एप्लीकेशन होती है बेटा फॉर्मूला मेकिंग। अब ये फॉर्मूला मेकिंग कैसे काम करता है, क्या होता है, कैसे क्वेश्चन आता है, सब इसे सीखेंगे हम आगे, है ना। सेकंड जो होता है बेटा वो होती है इक्वेशन चेकिंग। इक्वेशन चेकिंग या फॉर्मूला चेकिंग वो भी बताऊंगा। इक्वेशन चेकिंग का मतलब क्या है बेटा, कोई इक्वेशन लिखी होगी आपके पास, आपको देख के चेक करके बताना होगा कि इक्वेशन सही है या गलत। मतलब अब आप बनने वाले हो फ्यूचर में साइंटिस्ट, कैसे कोई आएगा और कहेगा ये रहा फॉर्मूला, आप कहोगे अभी बताता हूं सही है गलत है, आपने कहा गलत है अपने तरीके से, तो बस 100% गलत है। अगर आपने एक बार चेक करके बता दिया गलत है तो बस हमेशा वो गलत ही होगा फिर 100%। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तो फॉर्मूला मेकिंग है, एक इक्वेशन चेकिंग है, और तीसरे में आपको जो यूज करना है वो है डिपेंडेंसी। अब ये वर्ड मैंने अपनी मर्जी से दिया बेटा, ये मत सोचना ये हेडिंग मिलेंगी आपको कॉपी में या आपको नोट्स में या आपकी बुक में, ये मैंने अपनी मर्जी से माइंड मैप बनाया है। माइंड मैप मतलब याद रखने के तरीके, ठीक है। कि फिर सर 3 चीजें हैं, एक में हम फॉर्मूला बना लेंगे, एक में हम इक्वेशन चेक कर लेंगे, और एक हमें हम चेक करेंगे डिपेंडेंसी ऑफ यूनिट्स। डिपेंडेंसी ऑफ यूनिट्स या एक आसान भाषा में इसे ना यूनिट कन्वर्जन भी कहते हैं।
पर ये वाली चीज आप ऑलरेडी सीख चुके हो। देखो ये वाला जो टॉपिक है ना, डिपेंडेंसी ऑफ यूनिट से यूनिट कन्वर्जन, ये आप ऑलरेडी सीख चुके हो। कहाँ सीखे हो? अभी पिछली क्लास है। कब, कैसे, धीरे धीरे बताऊंगा। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक तो बताओ। सर प्रॉब्लम क्या होगी? ये तो आप माइंड में बता रहे हो, तो आप ये नहीं बता रहे हो कि हम आगे पढ़ने क्या वाले हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम? अच्छा क्या बताया मैंने? सर मैंने ये बताया है कि हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। हम एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन पढ़ रहे हैं। तो अगर आपको एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन पढ़नी है तो ये 3 हैं। भले ही आपकी बुक्स वगैरह में एक साथ नोटेड ना हो, कॉपी में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको कॉपी में से देख के तो याद करोगे लास्ट में। नोटेड डाउन। सो गाइस आगे बढ़ते हैं। हम पहला क्वेश्चन करेंगे, पर उस पहला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। ये आपको ये क्या दिखा रहे हो सर? बेटा देख, रस्सी बांधी हल्की फुल्की, मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए बताया। और ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट को रस्सी बांध के इस तरीके से हिलाया। बहुत बड़ी बात नहीं है, सबने ऐसा किया होगा, पर दिखा क्यों रहा हूं? दिखाना जो चाहता हूं वो समझाता हूं। अब मेरी बात सुनो, इसको कहा जाता है पेंडुलम। और बेटा नीचे वाली जो चीज है ना, ये जो मैंने वजन लगाया है, इसे कहते हैं बॉब। तो चीज आई क्या क्या? एक तो पेंडुलम। पेंडुलम क्या है सर? ये बॉब यानी कि नीचे वाला हिस्सा और ये रस्सी, दोनों को मिला के तो पेंडुलम कहूंगा। लेकिन ये क्या है? ये इसे कहते हैं बॉब। और बेटा ये जो ये भारी सी चीज है ना, ये बॉब, इसके अंदर मास है। सोचो अगर ये बिल्कुल इसको रस्सी को खोल देता, मतलब रस्सी को खोल देता मतलब ये चाबी नहीं होती, और ऐसे रस्सी को हिलाता, तो क्या ढंग से हिलती? नहीं। लेकिन क्या ये मास होने की वजह से ऐसे करके ढंग से हिल रही है? हाँ, ढंग से हिल रही है। बेटा अगर ये ढंग से हिल रही है तो इसे ही कहते हैं बेटा पेंडुलम। क्या कहते हैं? पेंडुलम। अब मैं आपको बताऊंगा बच्चे, ये क्यों दिखा रहा हूं, सुने। एक साइंटिस्ट आया और एक साइंटिस्ट ने कहा कि देखो सर ये पेंडुलम है। आपको आके बता रहा है, सर देखो ये पेंडुलम है, ये रहा। मैंने कहा ठीक है, या आपने कहा ठीक है पेंडुलम है, तो हम क्या करें? वो कहता है कि सर देखो इसका टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड क्या है बेटा? ये पेंडुलम का ये जो बॉब है, समझ में आ गया ना बॉब क्या होता है? ये एक बार इधर जा रहा है, फिर वापस आ रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर वापस आ रहा है। ध्यान दो, इसका एक चक्कर कहां पे कंप्लीट होगा? एक पूरा चक्कर इधर इधर, एक हो गया? नहीं, आधा हुआ है यार। यहां से यहां पहुंचा और यहां वापस आ गया, फिर यहां जाएगा, फिर वापस आ गया, तो भाई पेंडुलम का चक्कर तो पूरा लोगे ना। हाँ चलिए, तो दोबारा से सर यहां से यहां जाना, वापस आना आधा, फिर यहां से यहां जाना, फिर वापस आना पूरा। तो यहां से एक, इधर से इधर पूरा चक्कर मारने को हम कहते हैं एक पूरा ऑसिलेशन। वर्ड सुना होगा आपने, ऑसिलेशन। वाइब्रेशन सुना, उसी का ही छोटा बहुत भाई बहन का समझ लो उसको। इसे कहा जाता है बेटा ऑसिलेशन। बहुत इजी है, कोई बड़ी बात नहीं। अब एक ऑसिलेशन में टाइम कितना लगा? यहां से यहां आने में, फिर वापस आने में, फिर इधर जाने में, फिर वापस आने में, इस पूरे कंडीशन में टाइम कितना लगा? इसे कहते हैं टाइम पीरियड। दो चीज आपने सीखी। सर एक तो पेंडुलम क्या होता है? तो सर ये तो बहुत इजी है, पेंडुलम है, ये तो बचपन से सीखा है। दूसरा बॉब क्या होता है? सर ये जो वजन लगाया है ये बॉब है। तीसरा, इस पूरे प्रोसेस को जब यहां से जाके वापस आ रहा है, इसे कहते हैं ऑसिलेशन। चौथा कि सर इसका टाइम पीरियड क्या होता है? एक चक्कर कितने टाइम में कंप्लीट होता है, उसे ही कहते हैं उसका टाइम पीरियड। बड़ी आराम से चीज, अभी तक भी कुछ बहुत ज्यादा अजीब बात नहीं बताई मैंने। अब आपके सामने एक क्वेश्चन, जब ये बॉडी ऐसे हिला रहा हूं तो वो कहता है कि अगर ये जो ये दिख रही है, अगर ये जो चीज दिख रही है, अगर इसका मास बढ़ा दिया जाए, मतलब अगर इस चाबी की जगह, ये चाबी की जगह मैं इस रस्सी से एक पूरा का पूरा पत्थर बांध दूं, ईंट बांध दूं, ठीक है, तो अब आपसे पूछा जाएगा कि अगर मैं इसको हटा के एक ईंट बांध देता हूं और ऐसे हिलाता हूं उतनी ही फोर्स से, जितना हाथ की जान है मेरी उतनी ही जान से, तो बताओ इसका टाइम पीरियड कम हो जाएगा कि बढ़ जाएगा? देसी भाषा में यह पूछना चाहता है कि यहां से लेके यहां तक आने में जो टाइम है, अगर मैंने इस चाबी को हटा के ईंट बांध दी तो बताओ टाइम कम लगेगा कि टाइम ज्यादा लगेगा? यह पूछना चाहता है। मैंने कहा कम लगेगा। क्यों? सर देखो, जब ये हटा के ईंट लगा दूंगा ना तो ईंट भारी है, और जब ईंट भारी है तो वो ज्यादा जल्दी नीचे आएगी, तो ज्यादा जल्दी चक्कर कटेगा, तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा ना। आपने कहा ये या मैंने कहा ये, पर वो कहेगा गलत कह रहे। क्यों? कह रहा मैं एक्सपेरिमेंट करके आया हूं, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, यह चाबी बांध के हिलाऊं, चाहे ईंट बांध के हिलाऊं, चाहे पूरा का पूरा न्यूटन बांध के हिलाऊं न्यूटन मतलब चाहे पूरा का पूरा इंसान बांध के हिलाऊं, टाइम पीरियड सेम लग रहा है। अब आप कहोगे सर ये क्या मजाक है? तो ये क्या मजाक है, इसे तो देखना पड़ेगा ना, फिर अभी करेंगे ट्राई। पहली चीज। दूसरी चीज समझे, वो कहता है अच्छा चलो एक बात बताओ, ये रस्सी है ना,
अगर मैं इस रस्सी की जो लंबाई है इसे बड़ा कर देता हूँ, इतनी बड़ी रस्सी, अब बताओ क्या बेटा टाइम पीरियड कम लगेगा कि टाइम पीरियड ज्यादा लगेगा एक चक्कर कंप्लीट होने का टाइम? तो आप कहोगे सर बढ़ जाएगा। क्यों? रस्सी बड़ी हो गई, घट जाएगा, कुछ भी कह सकते हो ना, पता नहीं है ना, ठीक है आगे देखते हैं। फिर तीसरी चीज उसने कहा सोचो कि मैं इसे यहां तक तो ले गया, अभी नीचे क्यों आ रहा है भाई? मैं इसे ऐसे झटका मार के ले गया यहां तक, नीचे क्यों आ रहा है? सर नीचे ग्रेविटी की वजह से आ रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। मैंने कहा ठीक है, बताओ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से कोई खासा फर्क पड़ रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होगी तो क्या इसका टाइम पीरियड चेंज होगा? तो आप कहोगे सर पता नहीं, कि तो पता नहीं क्या क्या बता रहे हो आप। अब समझना, सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको ना बहुत अच्छी तरह से एक्सपेरिमेंट समझ में आ चुका है, क्वेश्चन समझ में आ चुका है जो आप ये देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने आंखों से देखा है। यही तरीका है ज्यादा अच्छे से ग्रैस्प करने का। चलिए देखें मैं क्या कहता हूं, अभी समझिए बेटा। बात यह है कि अभी तक जो हमने सीखा है, एक पेंडुलम होता है, एक बॉब होता है जिसके नीचे जो नीचे लगा होता है जिसको हम एक मास कहते हैं, फिर उसकी लेंथ होती है, रस्सी की लंबाई जैसे हमने देखी थी, फिर एक चीज होता है टाइम पीरियड के कितनी देर में वो एक पूरा चक्कर काट रहा है। अब एक साइंटिस्ट आया पेंडुलम लेके, जिसने सबसे पहली बार पेंडुलम बनाया होगा, उसने ये कहा कि सर टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम, ये क्वेश्चन है बेटा आपके एनसीईआरटी का, है ना, ये क्वेश्चन सच में करके दिखाया मैंने, ठीक है। उसने कहा द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम, द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम depends upon mass of bob। कहने का मतलब अभी बताया ना मैंने कि जो टाइम पीरियड है ना पेंडुलम का, वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? वो नीचे से कितना भारी है उस पे। सेकंड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मैं शॉर्टकट में लिखता हूं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब स्मॉल सी, ठीक है, एंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, कहने का मतलब क्या बच्चे, समझने की कोशिश करना। सर सीधी सीधी बात है, टाइम पीरियड जो है वो पेंडुलम के नीचे वाले मास पे डिपेंड कर रहा है, कितना लंबा होगा उस पर डिपेंड कर रहा है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उस पर डिपेंड कर रहा है। अब देखते हैं कि कितनी बात सही है, क्या ये ऐसा है या नहीं, ठीक है। चलिए देखेंगे, क्वेश्चन लिख लें, मुझे तो क्वेश्चन याद है, आप क्वेश्चन लिख लें ताकि मैं इसका सॉल्यूशन कर सकूं, ठीक है। 1 2 3। आई होप क्वेश्चन लिख लिया होगा और आपने अच्छी तरह से समझ भी लिया होगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब सुने क्या कह रहा है। वो ये कह रहा है कि जो टाइम पीरियड है ना, मान लीजिए वो कैपिटल टी से डिनोट कर देता है टाइम पीरियड, वो डिपेंड करता है बेटा, ये जो साइन देखा था ना प्रोपोर्शनलिटी का साइन, इसी साइन को हम डिपेंडेंसी का कहते हैं कि ये इस पे डिपेंड करता है, इधर वाली चीज उधर वाली पे डिपेंड करती है। वो कह रहा है कि जो टाइम पीरियड है ना वो डिपेंड करता है किस पे, मास पे, तो मैं मास को स्मॉल m लिख देता हूं। फिर वो कह रहा है कि जो टाइम पीरियड है ना वो एक और चीज पे डिपेंड करता है, बेटा सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं, वो एक और चीज पे डिपेंड करता है। वो क्या? सर जो टाइम पीरियड है ना वो डिपेंड करता है लेंथ पे, किसकी लेंथ, रस्सी की, कितना लंबा रस्सी है, ओके। वो जो टाइम पीरियड है ना वो एक और चीज पे डिपेंड करता है, किस चीज पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि स्मॉल जी। बताया कि नहीं आया, समझ में आ गया, ओके। अब करना क्या बच्चे आपको, टाइम पीरियड इस पे भी डिपेंड करता है, इस पे भी, तो क्या मैं एक साथ लिख लूं, एक साथ कैसे लिखूंगा, क्या मैं इसे डायरेक्ट लिख लेता हूं सर, जिसका मतलब यह है कि टाइम पीरियड मास पे, लेंथ पे और ग्रेविटी पे, तीन चीजों पे डिपेंड करता है, ग्रेविटी नहीं सॉरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बता कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है तो बेटा मैं इसे बिटा के सिर्फ ये वाली लाइन से शुरू करूंगा, है ना, आगे से समझेंगे जब आप सॉल्यूशन करेंगे, तीनों चीजों को मेंशन करो, तीनों को मिला दो बस। चलिए देखें इधर से शुरू करते हैं। सर जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड करता है लेंथ पे, मास पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। आगे देखें, अब आप कहेंगे यहां से लेट T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L की पावर A, M की पावर B और G की पावर C। आप कहोगे सर ये क्या है? बच्चे समझेंगे कि टाइम पीरियड डिपेंड करता है लेंथ पे, पर लेंथ की स्क्वायर पे कि लेंथ की क्यूब पे। अभी देखा था हमने लेंथ का, जो ये लेंथ जो है ना ये तो यूनिट है, अब इसकी पावर्स भी तो होती हैं, जैसे एरिया स्क्वायर पे डिपेंड करता है लेंथ के, और वॉल्यूम जो है क्यूब पे डिपेंड करता है लेंथ के, तो भाई इसकी पावर्स भी तो होती हैं। पावर तो हमें पता नहीं,
पावर थोड़ी बताई उसने आगे बताया कि भाई लेंथ बदलने से टाइम पीरियड बदल रहा है, मास बदलने से टाइम पीरियड बदल रहा है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को बदलने से टाइम पीरियड बदल रहा है। उसने तो बस ये बताया, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखिए कि सर जो टाइम पीरियड है वो इन पे डिपेंड करता है, तो हमने लेट कर लिया। हमने कहा चलो हमें पावर नहीं पता, हम लेट कर लेते हैं ABC है, ठीक है। अब रूल देखो, मैंने कहा कि सर इधर भी टाइम पीरियड है तो इधर भी टाइम ही पीरियड होना चाहिए। मतलब क्या है भी समझाता हूं। मतलब ये बच्चे, मैं इसे अगली लाइन में डायमेंशन में चेंज करूंगा। डायमेंशन में बताओ टाइम पीरियड यानी कि टाइम जो है उसकी डायमेंशन क्या रहेगी? M, कैपिटल M, कैपिटल L, कैपिटल K या कैपिटल T? सर कैपिटल T। टाइम पीरियड है तो उसकी डायमेंशन तो कैपिटल T ही रहेगी। तो आप कह क्या रहे हो सब? सही बात है, ठीक है। आपने देखा होगा प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, इज इक्वल टू लाते हैं, तो क्या कांस्टेंट आता है K? आप कहोगे हाँ, लेकिन जरा ध्यान से देखना, मैं इज इक्वल टू का साइन लगा रहा हूं लेकिन कांस्टेंट नहीं लगा रहा। अब वो समझेंगे कि क्यों? क्योंकि बेटा रूल ये कहता है कि जो डायमेंशन इस साइड की है वही डायमेंशन इसकी होनी चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। एक फॉर्मूले में जो डायमेंशन इधर की होती हैं वही डायमेंशन इधर की होती हैं। अब जो यहाँ कांस्टेंट आता है उसमें न्यूमेरिक वैल्यू आती है 1/2, 5, 4। अब वो जो उसकी वैल्यू आएगी न्यूमेरिक वैल्यू, वो तो डायमेंशन में आती है ना। तो कहने का मतलब ये है बच्चे, जरा समझेंगे, रूल कहता है कि जो डायमेंशन इधर हैं उसकी वही डायमेंशन, पूरा का मिला के कह रहा हूं, कभी आप सोचो एक नहीं, पूरे की मिला के जो डायमेंशन इधर है वही डायमेंशन इधर होनी चाहिए, तभी फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों होना चाहिए? जो सर इधर की पूरी डायमेंशन इधर के क्यों इक्वल होनी चाहिए, वो नेक्स्ट स्टेप में पता चलेगा अगले वाले में। फिलहाल आप समझिए रूल ये है कि इधर की डायमेंशन और इस सर के पूरे की मिला के डायमेंशन सेम होनी चाहिए। चलिए आगे देखें। टाइम पीरियड को मैंने डायमेंशन में बदल दिया टाइम, इसको भी अगर मैं डायमेंशन में बदल लूं तो रूल के हिसाब से दोनों को इक्वल लगा सकता हूं ना। हाँ, इसको डायमेंशन बदलो। L क्या है? लेंथ की डायमेंशन बताओ। K, M? नहीं सर, लेंथ तो कैपिटल L में नपेगी ना। पावर? सर पावर उसके साथ आएगी, पावर को कैसे छोड़ दोगे आप? बताओ, नहीं आया क्या समझ? आगे देखें। M क्या है? सर M है यहाँ पे मास बताओ केजी में, यूनिट केजी में। हाँ बताओ डायमेंशन L में? नहीं सर, L तो लेंथ होती है, मास तो कैपिटल M होगा ना, तो कैपिटल M होगा, कैपिटल M। अच्छा क्या सर स्मॉल m को आपने कैपिटल M की डायमेंशन में लिख लिया। पावर कहाँ गई? सब पावर इसके साथ लगाओ, छोड़ थोड़ी दोगे। बताओ आया कि नहीं आया समझ? अच्छा ये क्या है सर? स्मॉल जी। अच्छा स्मॉल जी क्या होता है? स्मॉल जी तो सर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। अब मैं आपसे कहूं कि आपके पास अपनी मम्मी की वजह से 500 रुपए आए, मम्मी से ले लिया आपने, या मैं आपसे कहूं कि आपने पापा से 500 रुपए ले लिए, भाई क्या फर्क पड़ता है? अगर आप किसी 500 रुपए का कोई चीज खरीदने जाओगे तो चाहे मम्मी से ले चाहे पापा से ले, क्या फर्क पड़ता है? रहेंगे तो 500 ही। ऐसा थोड़ी हो जाएगा मम्मी से ले लिए तो 1000 हो गए, मम्मी पापा से ले लिए तो 500 हो गए। हमारे देश में ऐसा हो जाता है, पापा अक्सर कम ही देते हैं। पर कहने का मतलब विचार है कि अगर 500 का नोट दोनों जगह से कहीं से भी मिलाए चलेगा तो 500 में ना। क्यों बता रहा हूँ फालतू की बकवास नहीं है। देखो सर यहाँ पे लिखा स्मॉल जी का मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बेटा इसका मतलब क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन। भाई किसी भी वजह से हो है तो एक्सेलरेशन ही, किसी भी वजह से हो। हाँ तो कहना ये चाहते हैं जो एक्सेलरेशन की यूनिट होती है वही स्मॉल जी की यूनिट होगी, क्योंकि ये ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन है, पर है तो ग्रेविटेशन है तो एक्सेलरेशन ही, ग्रेविटी की वजह से हो गया तो क्या हो गया। अब जो एक्सेलरेशन की यूनिट होती है वो क्या होती है बेटा? एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मीटर पर सेकंड स्क्वायर की डायमेंशन बदलनी, यहाँ पे लिख देते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की यूनिट होती है। डायमेंशन कैसे निकालेंगे? अगर याद नहीं है आपको साइड में बना देना, तरीका तो आता है ना। हाँ सर देखें, सर मीटर के लिए क्या L हो जाएगा, अपॉन में सेकंड के लिए क्या T हो जाएगा, तो क्या बेटा ये L T की पावर -2 हो जाएगा, हो गई एक्सेलरेशन की यूनिट। क्या स्मॉल जी की डायमेंशन L T -2 है? हाँ तो यानी लिख दो सर स्मॉल जी की जगह डायमेंशन लिखो L T की पावर -2 और पावर में क्या? पावर में C। नहीं आया समझ? आ गया ना समझ में? चलिए देखें आगे क्या करेंगे। सर आगे कुछ नहीं करेंगे, अभी बढ़ते हैं। देखो आगे सर इनकी पावर्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी L की पावर A, M की पावर B और यहां जाएगा L की पावर C, T की पावर -2C। बता नहीं आ रहा? समझ में आ रहा होगा आई थिंक। आगे बढ़ते हैं बच्चे। आगे जब हम बढ़े तो प्रॉब्लम ये आई, अगर मैं यहाँ पे ऐसे समझ बच्चे, अगर मैं यहाँ पे लिखूं 2 × 2
तो बेटा इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो क्या मैं इसे 2 into 2, क्या मैं इसे 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ? हाँ, कहना क्या चाह रहे हैं बेटा, अगर बेस सेम है तो क्या पावर ऐड हो जाती है? अगर यहाँ होता 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, तो बेटा 3 + 2 क्या 2 की पावर 5 हो जाता? बेस सेम होती हैं और मल्टीप्लाई में चीजें होती हैं तो उनकी पावर ऐड हो जाती हैं। क्यों बता रहा हूं, देखो क्या यहाँ भी एल है, मल्टीप्लाई में क्या यहाँ भी एल है? भाई ये मल्टी ब्रैकेट में है तो मल्टीप्लाई में ही प्लस थोड़ी लिखा है बीच में, तो बेटा क्या यहाँ भी एल है, क्या यहाँ भी एल है, क्या मल्टीप्लाई में है? इसकी पावर ए है, इसकी पावर सी है, तो क्या पावर ऐड हो जाएंगी? यस। देखें अगला स्टेप, सर टी इज इक्वल टू एल की पावर ए प्लस सी। सर ऐसे कैसे लिख दिया आपने? बेटा मैंने एल वाले एक साथ लिख लिए, एम के साथ तो सर कोई है ही नहीं, हम क्या करें? चलो कोई नहीं कर सकते तो छोड़ो, एम की पावर बी, इधर बचा क्या? टी, टी की पावर कोई नहीं है, कोई नहीं है, बस ये है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं? जिसका कोई नहीं है तो उसका हम क्या कर सकते हैं? इसे मिटा देते हैं, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा मैंने अब आपको सिखाया था, अब आगे क्या करना है? देखो करना क्या है, टास्क ये है कि आपको एबीसी की वैल्यूज निकालनी है, आपको एबीसी की वैल्यूज निकालनी है। कैसे निकालेंगे अभी बताता हूँ कैसे निकालेंगे। देखो अब ये है कि सर इधर की डायमेंशन और इधर की डायमेंशन सेम होनी चाहिए, लेकिन इधर तो टाइम आ रहा है और इधर एल भी आ रहा है, एम भी आ रहा है, टाइम भी आ रहा है, तो बेटा इधर एल और एम नहीं है, तो क्या मैं एल और एम बना सकता हूं? आप कहोगे कैसे? ऐसे, एल की पावर 0, ऐसे कर लेते हैं, एम की पावर 0, एल की पावर 0 और टी। सर ऐसे कैसे लिख लिया आपने? ऐसे कैसे लिख लिया आपने? बहुत बड़ी बात कर दी क्या हमने? सर क्या अभी तो सीखा था कि अगर यहाँ टी लिखा है तो किसी की पावर 0 अपने आप बनाई जा सकती है, या अगर लिखा हो, मैं नहीं लिख रहा हूं, आपको लिखने का सजेशन नहीं दे रहा हूं, उसका मतलब ये थोड़ी कि नहीं लिख सकता, जरूरत पड़ेगी तो लिख ली ना, ठीक है? क्यों लिखा? सॉरी मुझे डस्टर काम नहीं कर रहा था, गीला हो गया तो बोर्ड। देखिए बेटा t इज इक्वल टू दिस है, अब t इज इक्वल टू दिस है तो मैं ये कह रहा था क्या मैं इस t को ऐसे भी लिख सकता हूँ, m की पावर 0, l की पावर 0 और t। सर ऐसे कैसे लिख दिया आपने? सर ऐसा इसलिए लिख दिया आपने कि किसी की भी किसी इसके साथ कोई और नहीं है, तो क्या उसकी डायमेंशन 0 के साथ तो लिखी जा सकती है, मैं नहीं लिख रहा हूं तो क्या हो गया, लिखी तो जा सकती है। हाँ तो ठीक, आगे सर आगे बाकी ऐसे कैसी, l की पावर a प्लस सी, m की पावर b, t की पावर -2c। ठीक है, ब्रैकेट नहीं लगाते हैं अभी, अब ब्रैकेट लगा दो, मल्टीप्लाई में है ना तो एक साथ लगा दो। ठीक है, अब करेंगे कंपेयर। देखो सर इधर m की पावर 0 है और इधर m की पावर b है और ये इज इक्वल टू है, तो क्या ये कहना चाह रहे हो सर m की पावर 0 इज इक्वल टू m की पावर b? हाँ आगे देखें बेटा, आगे देखने से पहले हल्की सी मैथ्स देख लो, अगर नहीं आती है यहाँ बता देता हूँ। देखो अगर मैं कह रहा हूँ 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 की पावर x, तो क्या बेस सेम होने की वजह से इज इक्वल टू बीच में लगा है तो क्या पावर्स को भी सेम होना पड़ेगा? यस यस कंपल्सरी। कैसे? ट्राई कर लेते हैं। 2 की पावर 2 यानी कि 4, अब 4 इज इक्वल टू 2 की पावर कितनी रखूं कि 4 आ जाए? सर 2 की पावर 2 ही रखनी पड़ेगी, 2 की पावर 3 रख दोगे तो 8 हो जाएगा और 1 रख दोगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 इज इक्वल टू 4 कैसे हो सकता है? समझना बच्चे, बेस सेम है और इक्वल टू है बीच में तो पावर्स को भी सेम होना पड़ेगा। इसका सॉरी इसका मतलब अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं कि सर 5 की पावर x इज इक्वल टू 5 की पावर 3, तो बेटा x की वैल्यू 3 आ गई। ये हल्की मैथ्स है, यहाँ पे अप्लाई करते हैं। सर m और m बेस सेम है, इज इक्वल टू है, तो क्या इसका मतलब b की वैल्यू 0 आ गई? हाँ सर यही तो निकालना था, यही तो निकालना था, फर्स्ट आंसर है। फर्स्ट मतलब जो हमें चाहिए उसका फर्स्ट पार्ट, आंसर नहीं लिखता हूँ, फर्स्ट पार्ट। ठीक है, क्या करना है अब? ए की और सी की और निकालनी है, निकालते हैं उसी। देखें सर देखो t की पावर -2c है, इधर t की पावर कितनी है सर? t की पावर 0, हाँ 1 है ना यहाँ तो, ठीक है। तो क्या t की पावर 1 इज इक्वल टू t की पावर -2c, तो क्या इससे -2c इज इक्वल टू 1, क्या इससे c इज इक्वल टू -1/2? हाँ कौन बचा? कौन बचा? c आ गया, b आ गया, कौन बचा? वेरी गुड, a बचा सर, a भी निकाल लेते हैं। हाँ निकालते हैं सर। a कैसे निकलेगा? ये रहा, l की पावर a प्लस सी, यहाँ l की पावर 0, सर l की पावर a प्लस सी इज इक्वल टू l की पावर 0, तो क्या मतलब a प्लस सी इज इक्वल टू 0, क्या मतलब a इज इक्वल टू -c? हाँ c की वैल्यू तो ये रही, तो पुट कर दो, c की वैल्यू यहाँ पुट करूंगा तो क्या बेटा a इज इक्वल टू माइनस का ब्रैकेट माइनस का 1/2, देखो c की वैल्यू माइनस में, अब ये माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा, क्या a इज इक्वल टू प्लस का 1/2?
नहीं आया तो बताओ। आ गया? बढ़े आगे? ठीक। सर क्या क्या आ चुका है? सर ए की वैल्यू आ चुकी है, ए की वैल्यू आ चुकी है, बी की वैल्यू आ चुकी है, सी की वैल्यू आ चुकी है। 90% आपका न्यूमेरिकल हो गया, 90%। अब तो समझना मुझे, ठीक है? देख ले, कोई दिक्कत तो नहीं। एक बार रिवाइज कराऊं? अगर पहली बार देख रहा है तो एक बार रिवाइज कर ले जल्दी से। देखो सर लिखा क्या होगा, लिखा तो आपको न्यूमेरिकल होगा बड़ा बड़ा क्वेश्चन में लिखा होगा कि कोई भी फॉर्मूला है, कोई भी चीज है, कोई भी क्वांटिटी है, वो किन किन पे ऊपर डिपेंड करती है। जैसे यहाँ लिखा था कि पेंडुलम है, पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है यानी कि टी, वो डिपेंड करता है लेंथ पे, मास पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। लेकिन ये नहीं बताएंगे कि पावर्स कितनी है, तो वो हमें निकालना होगा। तो हमने लेट कर लिया कि इसकी पावर्स ए है, एक की पावर ए, दूसरे की बी और तीसरे की सी है। तीसरा मैंने कहा रूल ये होता है कि डायमेंशन अगर ये सही है, अगर इसको करेक्ट होना है तो इधर की डायमेंशन और इधर की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। तो इधर डायमेंशन बदली, टाइम की तो डायमेंशन टी आ गई, इधर की डायमेंशन बदली सर एल मतलब लेंथ, लेंथ की डायमेंशन कैपिटल एल पावर ए, एम मतलब मास, मास की डायमेंशन कैपिटल एम की पावर बी, जी क्या होता है बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन ही, पावर आ गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसकी वजह से डायमेंशन आ गई एल टी की पावर -2 और सी वैसे की वैसे। फिर मैंने क्या किया, अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, भाई पावर है ब्रैकेट के बाहर अंदर ले लो, मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये सी जब इस पर आया तो इसका सी और ये सी से आया तो माइनस का 2c। फिर मैंने क्या करा, एल वाले एक साथ, एम वाले एक साथ, टी वाले एक साथ, तो मैंने एक साथ ले लिया, एल की पावर ए प्लस हो गई क्योंकि पावर से ऐड हो जाती है, एम की पावर बी हो गई, टी की पावर -2c हो गई। सर इधर कुछ नहीं लिखा है तो क्या मैं एम की पावर 0 एल की पावर 0 लिख सकता हूँ? हाँ, बाकी ये ब्रैकेट हटा के एक साथ लिख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर हमने कहा कि m को m से मिला लो, l को l से मिला लो, t को t से मिला लो। जब यहाँ का m और यहाँ का m मिलाने चले तो m की पावर 0 इज इक्वल टू m की पावर b, इधर से पता चला b की पावर 0 है। फिर t को मिलाया तो इधर से पता चला c की पावर 1/2 है। फिर l को मिलाया, इधर से पता चला a की पावर 1/2 है। आगे अब बढ़ते हैं आगे। चलिए तो देखें बेटा क्या था, t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l m g, और हमने लेट कर रखा था कि सर इसकी जो पावर्स हैं a, m की पावर b और g की पावर c। अब बात ये आ रही है कि सर a की वैल्यू कितनी आई है, a की वैल्यू आई है, सर a की वैल्यू जो आई है रख देते हैं, क्या a की वैल्यू कितनी है, क्या 1/2 प्लस का या माइनस का, प्लस का, तो सर l की पावर 1/2, ठीक है। m की वैल्यू कितनी आई है, m की वैल्यू नहीं, m की पावर की वैल्यू कितनी आई है सर b की वैल्यू 0, ठीक है सर g की पावर c और c की वैल्यू कितनी आई है माइनस के 1/2। नहीं आया समझ, आ गया आपको कौन सी बड़ी बात है। अच्छा सर किसी की भी पावर 0 तो 1 होता है, तो 1 तो गायब हो गया, 1 तो गायब हो गया। तो क्या टाइम पीरियड इज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन l की पावर 1/2। अब बेटा माइनस लिखा है तो क्या मैं इसे अपॉन में लिख सकता हूँ? हाँ, g की पावर 1/2। बेटा 1/2 को क्या मैं अंडर रूट लिख सकता हूँ? हाँ, तो बेटा t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट l/g। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। अब आप कहोगे सर इतना बड़ा न्यूमेरिकल कर दिया है तो छोटा सा ही, क्योंकि पहली बार बता रहा था इसलिए टाइम लग गया, पर बात ये नहीं है। बात ये है सर इतना बड़ा न्यूमेरिकल करा, फायदा क्या हुआ? फायदा क्या हुआ मैं बताता हूँ फायदा। मैंने आपको ये पेंडुलम बताया था कि सर ये पेंडुलम है, ये जब यहाँ से यहाँ जा रहा था तो सब बच्चों से मैंने पूछा था कि बताओ इस चाबी में, वो सॉरी इस बॉब में, यानी कि यहाँ पे चाबी के बजाय बहुत भारी सी ईंट बांध दूं और तब हिलाऊं, तो बताओ तब ये जल्दी जल्दी चक्कर कंप्लीट करेगा, जल्दी जल्दी, यानी कि इसका टाइम पीरियड कम होगा कि इसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा। तो ज्यादातर बच्चों ने 90% बच्चों के मन में ये आया होगा, वैसे तो 100% बच्चों के मन में आता अगर पढ़ना होता, जिन्होंने पढ़ा है वो अलग बात है, 100% नहीं तो 99% बच्चे ये बोलते हैं कि सर अगर आप मास बढ़ा दोगे ना तो टाइम पीरियड घट जाएगा क्योंकि ये भारी होने की वजह से जल्दी नीचे आएगा। पर अब ध्यान से देखो फॉर्मूला टाइम पीरियड का, टाइम पीरियड का फॉर्मूला आया है अंडर रूट l/g। क्या इसके अंदर मास आ रहा है? क्या इस फॉर्मूले में मास है? नहीं। क्या इसके अंदर मास नहीं है? इसका मतलब समझो बच्चे कि ये चीज चाहे कितनी ही हल्की हो और ये चीज चाहे कितनी ही भारी हो, टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि इस चाबी को बांध के अगर इसे हिलाऊंगा और अगर ये 2 सेकंड में चक्कर काट रहा है तो इसी रस्सी पे ईंट बांध के भी हिलाऊं तो वो भी, जो कि ईंट इससे कई ज्यादा होगी, मान लो इसका वजन 100 ग्राम है तो ईंट का कम से कम 1 kg होगा, 10 टाइम ज्यादा, तब भी 2 ही सेकंड में चक्कर कटेगा। ईंट की जगह बहुत बड़ा पत्थर बांध लूं या तो रस्सी टूट जाएगी, पर अब तो बात अलग हो गई, लेकिन रस्सी अगर बंधी हुई है, मेरा हाथ उसे पकड़ पा रहा है, तो भाई साहब चाहे ईंट की जगह बड़ा सा इतना बड़ा पत्थर बांध के चलाऊंगा तो भी टाइम पीरियड 2 ही सेकंड आएगा। मतलब मास पे डिपेंड ही नहीं करता, ऐसा तो मुझे लग रहा था।
कि भारी होगा तो जल्दी कटेगा, ऐसा तो लग रहा था। तो लगने से थोड़ी होती फिजिक्स। अगर सिर्फ लगने पे चलता तो कैसे काम होता, ऐसा तो मुझे लग रहा था, आपको लग रहा था, पर ऐसा नहीं है। इसीलिए इन सच्चाई का पता नहीं होता, इसलिए इस तरीके से हम फॉर्मूले बनाते हैं। इसे कहा जाता है फॉर्मूला मेकिंग क्वेश्चन। आपको पता ही नहीं है कि इस चीजों पे डिपेंड करती है कि किस पे नहीं करती, बस ऐसे ही लगता है। तो लगना चेक करने के लिए हमने ये तरीका बनाया। गॉट इट और नॉट एवरीबॉडी? आगे जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे इसको हटाएंगे, इज इक्वल टू लगाएंगे तो के आएगा, के कांस्टेंट अंडर रूट एल अपॉन जी, बस आंसर। जब आप आगे पढ़ेंगे और मैं आपको असली में पेंडुलम पढ़ाऊंगा, अभी मैंने पेंडुलम नहीं पढ़ाया, अभी तो पेंडुलम का टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं डायमेंशंस के जरिए से ये पढ़ा है। जब मैं असली में पेंडुलम पढ़ाऊंगा तो आप देखेंगे यही टाइम पीरियड आएगा और के की वैल्यू 2 पाई आएगी। के की वैल्यू आएगी 2 पाई, यानी कि 2 तो 2 होता ही है, पाई मतलब वो रेडियन एंगल, थीटा साइन थीटा कॉस थीटा वाला, ठीक है। तो यहाँ पे बस वो रेडियन में आएगी। तो बात ये है कि सर उनकी भी कोई डायमेंशन नहीं होती, कोई डायमेंशन नहीं होती 2 पाई की। तो कहने का मतलब एग्जैक्ट है, सही है। तो बताया कि नहीं आया समझ? कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में पूछे, बाकी लोग टेलीग्राम पे पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। कोई दिक्कत होगी तो मैं बताऊंगा। चलते हैं आगे, नोट इट डाउन। ओके गाइस, सो बच्चे अब मैं आपको होमवर्क देता हूं इसी तरीके से। अब आपका होमवर्क है, आप ट्राई करेंगे, ठीक है। आपका होमवर्क इस पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे, देखिए ये होमवर्क, एक होमवर्क है, आप ट्राई करेंगे, हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो कल डिस्कस करेंगे, कोई प्रॉब्लम। पॉज कर लीजिए, होमवर्क ले लीजिए, ठीक है, ट्राई करेंगे। ओके, तो प्लीज बेटा लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, प्लीज ग्रो करने की मदद कीजिए ताकि हम लाइव सेशन कर सकें। अभी तो रिकॉर्डेड वीडियो आ रही है ना, लाइव ट्रांसैक्शन होगा या कहो लाइव आपके सामने मैं बैठा हूंगा, आपके सामने मैं बैठा हूंगा, मेरे सामने आप बैठे होंगे या खड़ा होऊंगा मैं तो लेकिन अगर हम आमने सामने होंगे तो आप कमेंट्स में बताओगे तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट देख के आपको जल्दी जल्दी रिप्लाई कर पाऊंगा, देख पाऊंगा कि कितना समझ पा रहे हो कितना नहीं, ठीक है। चलिए तो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना। बाय।